मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10वीं पुस्तक संचयन से पाठ 2 सपनों के से दिन, जिसके लेखक हैं गुरुदयाल सिंह। इस पाठ में लेखक ने हमें बताया है कि सपनों के से दिन यह एक आत्मकथा है और इस आत्मकथा में लेखक ने उनके बचपन पे के कुछ दृश्य अंकित किए हैं। अभी हम सबसे पहले पाठ को विस्तार से देखेंगे। अभी देखो बेटा, पेज नंबर निकालो। यहाँ पर पेज नंबर 20, सपनों के से दिन। एक प्रकार से आत्मकथा है। ये आत्मकथा हम किस प्रकार से पढ़ेंगे कि मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चों का हाल एक सा होता है। नंगे पाँव, फटी मैली सी कच्छी और टूटे बटनों वाले कई जगह से फटे कुर्ते और बिखरे बाल। यानी इन्होंने बताया है कि बचपन में जो लेखक है, तो लेखक का किस प्रकार से हाल होता था। वो जिस प्रकार से होते थे उसी प्रकार से उनके बराबर के बिरादरी वाले बच्चे भी होते थे। यानी बचपन में लेखक और उसके साथी एक जैसे थे। गरीब, फटेहाल, लापरवाह और खेलने के शौकीन थे, है ना। जब लकड़ी के ढेर पर चढ़कर खेलते, नीचे को भागते तो गिरकर कई तो जाने कहाँ कहाँ चोट खा लेते और पहले ही फटे पुराने कुर्ते तार तार हो जाते। धूल भरे कई जगह से छिले पाँव, पिंडलिया या लहू के ऊपर जमी रेत मिट्टी से लथपथ घुटने लेकर जाते तो सभी की माँ बहनें उन पर तरस खाने की जगह और पिटाई करती। कईयों के बाप बड़े गुस्सेल थे, पीटने लगते तो यह ध्यान भी न रखते कि छोटे बच्चे के नाक मुंह से लहू बहने लगा है या उसको कहा चोट लगी है। परंतु इतनी बुरी पिटाई होने पर भी दूसरे दिन फिर खेलने चले आते। यह बात तब ठीक से समझ आई जब स्कूल अध्यापक बनने के लिए एक ट्रेनिंग करने गया और वह बाल मनोविज्ञान का विषय पढ़ा। ऐसी बातों के बारे में तभी जान पाया कि बच्चों को खेलना क्यों इतना अच्छा लगता है कि बुरी तरह पिटाई होने पर भी खेलने चले आते हैं। तो यहाँ पर इस जो पैराग्राफ में लेखक ने उनके जो फटेहाल, खेलना और पीटना, इसके बारे में बताया है कि बचपन में लेखक और उसके साथी एक जैसे थे। गरीब, फटेहाल, लापरवाह और खेलने के शौकीन थे। वे रोज़ ही लकड़ियों के ढेर पर से फिसलते हुए कितनी चोटें खाते थे। उनके मिट्टी भरे पाँव देखकर माँ बहनें उन पर तरस खाने के बजाय उनकी पिटाई किया करती थी। और बाप यानी पिताजी भी इतने गुस्सा करते थे कि वो उनकी इतनी पिटाई करते थे कि उनके नाक और मुंह से खून आने लगता था, परंतु फिर भी उनको दया नहीं आती थी। वो उनको पीटते चले जाते थे और फिर भी बच्चे अगले दिन खेलने पहुंच ही जाते थे। यानी खेलना उन्हें इतना प्रिय था बचपन में कि वो इतना मार खाने के बाद भी वो खेलना नहीं छोड़ते थे। अभी हम चलते हैं पेज नंबर 20 का सेकंड पैराग्राफ। आप सभी पुस्तक देख रहे, बिल्कुल क्लियर देख रहे हो, है ना। मेरे साथ खेलने वाले अधिकतर साथी हमारे जैसे ही परिवारों के हुआ करते। सारे मोहल्ले में बहुत परिवार तो हमारी तरह आसपास के गांव से ही आकर बसे थे। 2-3 घर साथ ही उजड़ी सी गली में रहने वाले लोगों के थे। हमारी सभी की आदतें भी कुछ मिलती जुलती थी। उनमें से अधिक तो स्कूल जाते ही न थे। जो कभी गए भी तो पढ़ाई में रुचि न होने के कारण किसी दिन बस्ता तालाब में फेंक आए और फिर स्कूल गए ही नहीं माँ बाप ने ज़बरदस्ती भेजा। यहाँ तक कि परचुनिए यूनियन ग्रोसरी शॉप अड़तिए भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी ना समझते थे। अड़ती यानी अड़त का व्यापार करने वाले अपने बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी ना समझते। कभी भी स्कूल अध्यापक से बात होती तो कहते, मास्टर जी हमने इसे क्या तहसीलदार लगवाना है। थोड़ा बड़ा हो जाए तो पंडित घनश्याम दास के लंडे पढ़वाकर यानी हिसाब किताब लिखने की ये पंजाब की प्राचीन लिपि है। दुकान पर भैया लिखने लगा लेंगे। पंडित 6-8 महीने में लंडे और मुनीमी का सभी काम सिखा देगा। वह तो अभी तक आलिफ बेजिम च भी सीख नहीं पाया। अभी ये उर्दू का शब्द है, यहाँ पर अंडरलाइन कर दिए। आलिफ बेजिम च यानी इसका अर्थ उर्दू की वर्णमाला के अक्षर। ये क्या है? उर्दू के वर्णमाला के अक्षर, यानी वो एक हर्फ भी नहीं सीख पाते थे।
तो अभी ये जो हमने पैराग्राफ पढ़ा है, इस पैराग्राफ से हम कह सकते हैं कि बचपन में उनके जो दोस्त थे, उनके दोस्तों की और उनकी आदत बिल्कुल मिलती जुलती थी। उनमें से अधिकतर तो स्कूल जाते ही नहीं थे, कुछ गए भी तो अरुचि के कारण बस्ता तालाब में फेंक देते थे। उन दिनों अधिकतर माँ बाप बच्चों को पढ़ाते नहीं थे, वे सोचते थे कि बड़े होने पर इन्हें बही खाता लिखाना सिखवा देंगे। बस लेखक के अधिकतर साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार करने लगे थे। यानी उनके जो पड़ोसी थे वो क्या थे, व्यापारी थे, दुकानदार थे, तो इसलिए वो भी चाहते थे कि उनके बच्चों को अगर लिखना पढ़ना आ जाए तो उतना ही बहुत हो जाएगा। यानी दुकान पर बिठा देंगे और उनको क्या करेंगे, हिसाब किताब के लिए ये ज़रूरी है प्राइमरी शिक्षण लेना। ये देखो अभी पेज नंबर 21 पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर जो लेखक की तस्वीर है ना, लेखक गुरदयाल सिंह की ये तस्वीर है। अब हम चलते हैं पेज नंबर 22 पर। हमारे आधे से अधिक साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवार से थे। जब बहुत छोटे थे तो उनकी बोली कम समझ पाते, उनके कुछ शब्द सुनकर हमें हंसी आने लगती, परंतु खेलते तो सभी एक दूसरे की बात खूब अच्छी तरह समझ लेते। पता भी नहीं चला कि लोकोक्ति अनुसार एह खेड़न के दिन 4, यानी एह खेड़न यानी खेलने के दिन 4, यानी बचपना कैसे कब बीत गया। हम में से कोई भी ऐसा न था जो स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ने को कैद ना समझता हो। कुछ अपने माँ बाप के साथ जैसा भी था काम कराने लगे, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कि ये जो उनके बचपन के जो दोस्त थे, उनके सभी की आदतें मिलती जुलती थी और अधिकतर उनके जो माँ बाप थे वो बच्चों को ज़्यादा पढ़ाने में दिलचस्पी नहीं लेते थे। वो चाहते थे कि बस उन्हें बही खाता आ जाए, यानी अकाउंट आ जाए, वही बहुत है। और ये जो लेखक है, लेखक के अधिकतर जो साथी वो राजस्थान व हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार करने लगे थे, यानी व्यापार करने के लिए, यानी अपना उधर निर्वाह यानी पेट भरने के लिए वहाँ इधर उधर के लोग वहाँ पंजाब में आकर बसे थे। पता ही न चला कि खेलने के 4 दिन कैसे बीत गए। वे सभी बच्चे पढ़ाई को तो कैद समझते थे, यानी इधर उधर के बच्चे थे तो वो राजस्थान, गुजरात तो और पंजाब, तो ये बच्चे एक दूसरे की भाषा समझते नहीं थे, क्योंकि राजस्थानी भाषा पंजाबी लोगों को नहीं समझ में आती थी, तो पंजाबी लोगों की भाषा राजस्थानी बच्चों को समझ में नहीं आती थी। तो ये बच्चे क्या करते थे, खेल खेलते थे तो इशारों से बात करते थे और इशारों में वो अपनी भाषा समझ सकते थे। अभी बेटा ये पेज नंबर 22 पर ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना, ये जो मैंने यहाँ पर टिक किया है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। अभी तुम्हारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती, पाठ के किस अंश से यह सिद्ध होता है ना। यहाँ पर हम चलेंगे पेज नंबर पेज नंबर 30 पर। यहाँ पर देखो ये पहला क्वेश्चन है कि कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती, पाठ के किस अंश से यह सिद्ध होता है ना। तो हम चलते पेज नंबर 22 पर। तो ये देखो बेटा, ये जो मैंने टिक करवाया है ये उसका आंसर है कि है ना, भाषा उनके खेलने में भाषा कोई बाधा नहीं आती थी, बल्कि वो इशारों से बात करते थे। तो हम किस प्रकार से अपनी राय में ये उत्तर दे सकते हैं कि लेखक बताते हैं कि बचपन में उनके अनेक साथी हरियाणा तथा राजस्थान की बोली बोलते थे और उनकी बोली उन्हें समझ नहीं आती थी, है ना। इसलिए वे कई बार उनकी बोली की हंसी भी उड़ाते थे, यानी एक दूसरे खेलते थे तो एक दूसरे के ऊपर वो हंसते भी थे। परंतु जब वे बच्चे मिलकर खेलने लगते थे तो उनकी बोली अपने आप समझ में आने लगती थी, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ इशारों से बात करते थे। और इससे सिद्ध होता है कि आपसी व्यवहार में कोई भी भाषा बाधा नहीं डाल सकती। तो इस प्रकार से यहाँ पर उसका उत्तर है, अर्थात आंसर है। अभी हम चलते हैं 22 पेज के नेक्स्ट पेज पर। बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक लगती है। यह शब्द शायद आधी शती पहले किसी पुस्तक में पढ़े थे,
परंतु आज तक याद है। बोले मैंने बचपन में ऐसा सुना था, और अभी मैं जब सयाना हो गया तो मैंने किताबों में ऐसी कुछ बातें पढ़ी थी कि कुछ बातें ऐसी या कुछ यादें या कुछ सिंबल चिन्ह ऐसे होते हैं कि वो हमें अगर कहीं भी नज़र आए तो हमें उस वक्त हमारा बचपना, यानी बचपन में जो घटनाएं घटी रहती है या जो कुछ हमारे साथ हुआ होता है या जो प्लेस जगह होती है उसकी हमें याद आती है। तो बोले ऐसी घटना थी, बोले मनमोहक घटना थी, ऐसी सुगंध थी कि उसकी वजह से मुझे मेरे बचपन की याद आती थी। बोले अभी वो कौन सी घटना होगी, है ना। यह शब्द शायद आधी शती पहले किसी पुस्तक में पढ़े थे, परंतु आज तक याद है। याद रहने का कारण यही है कि यह वाक्य बचपन की भावनाएं सोच समझ के अनुकूल होगा, परंतु स्कूल के अंदर जाने से रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के बड़े बड़े ढंग से कटे छाटे झाड़ उगे थे, जिन्हें हम डंडिया कहा करते, उनमें नीम के पत्तों जैसे पत्तों की महक आज तक भी आंख मूंद कर महसूस कर सकता हूँ। उन दिनों स्कूल की छुट्टियां क्यारियों में फूल भी कई तरह के उगाए जाते थे, जिनमें गुलाब, गेंदा और मोतियों की दूसरी सफ़ेद कलियां भी हुआ करती। यानी यहाँ पर उन्हें एक ऐसी सुगंध आई, ऐसी खुशबू आई, वो खुशबू इतनी मनमोहक थी कि उन्हें यकीनन उनकी बचपन की याद आने लगी, है ना। उन्हें लगता था कि मैंने ये बातें किताबों में पढ़ी थी, लेकिन आज मैं स्वयं महसूस कर रहा हूँ कि जब मैं बचपन में स्कूल में था तो मेरे स्कूल के द्वार पर मैं जब जाता था तो मेरी स्कूल की गलियों में अलियार के बड़े बड़े पेड़ थे और उस पर एक सुगंधित फूल लगते थे, और उसकी डंडियाँ कैसी थी, बड़ी बड़ी, और उसके पत्ते कैसे थे, नीम के पत्तों जैसे थे। और जब मैं अपने स्कूल के अंदर जब प्रवेश करता था तो स्कूल के एक छोटे से मैदान में छोटी छोटी फूलों की क्यारियाँ हमारे चपरासी ने लगाई हुई थी, जिसमें गुलाब के फूल थे, गेंदे के फूल थे, है ना, और मोतियों जैसे दूध जैसे सफ़ेद सफ़ेद गुलाब की कलियाँ हुआ करती थी। ये कलियाँ इतनी सुंदर और खुशबूदार होती थी कि हम चंदू चपड़ासी से आँख बचाकर कभी कभार एक दो तोड़ लिया करते थे। यानी इस प्रकार से हम भी ऐसा करते हैं कि नहीं। बोले वो सफ़ेद गुलाब के फूल इतने सुंदर दिखते थे, वो कलियाँ, कि हम देखते थे कि वहाँ चंदू चपड़ासी नहीं है ना, वो माली नहीं है ना, तो वो हम क्या करते थे, उस मैदान में या बगीचे में घुसते थे और वहाँ से बोले छोटी छोटी कलियाँ तोड़कर लाते थे, उसकी आँख बचाकर चोरी से, चुपके से। उनकी बहुत तेज सुगंध आज भी महसूस कर पाता हूँ, परंतु याद नहीं कि उन्हें तोड़कर कुछ देर सूंघकर फिर क्या किया करते थे। पर अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत पुराने दिन हो गए बोले कि वो कलियाँ जब हम तोड़ते थे तो पता नहीं क्या करते थे, शायद जेब में डाल लेते, माँ उसे धोने के समय निकाल कर बाहर फेंक देती, या हम ही स्कूल से बाहर आते उन्हें बकरी के मेमनों के भांति चर जाया करते। तो पता नहीं, शायद बोले हम तोड़ तो लेते थे लेकिन शायद जेब में डाल देते थे। तो कोई बच्चे क्या करते थे, बकरे के बच्चे जैसे क्या करते थे, उसको खा लेते थे, है ना, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि गुलाब की पत्तियाँ बहुत अच्छी लगती है खाने से। यानी बचपन में ऐसा लगता था कि वो स्वादिष्ट लगती है और उससे ना हमारी स्किन बड़ी गुलाब के फूलों जैसी होती है, तो ऐसा कहना था। जब अगली श्रेणी में दाखिल होते तो एक और तो कुछ बड़े सयाने होने के एहसास से उत्साहित भी होते, परंतु दूसरी ओर नई पुरानी कापियों किताबों से जाने कैसी बास आती कि उन्हें मास्टरों के डर से कांपने लगते जो पिछले श्रेणी में पढ़ा चुके होते। तो बोले अब और एक बात मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि जब हम पास हो जाते थे ना, बोले अगली श्रेणी में चले जाते थे ना, अगले स्टैंडर्ड में, तो बच्चों को कैसे खुशी होती है ना, पर हमको बिल्कुल खुशी नहीं होती थी। हम सयाने हो जाते थे, इसका उत्साह तो हमें था ही कि हम बड़े हो गए, हम बड़ी कक्षा में चले गए, परंतु एक बात, जो दो बातें हैं हमें बहुत ही मजबूर और दुख और उदास कर दिया करती थी, वो कि हम गरीब होने के कारण हम पुरानी किताबें इस्तेमाल करते थे और पुरानी किताबों से बहुत ही गंदी बदबू आती थी, बोले बास आती थी। और उसी प्रकार से जब हम नई कक्षा में जाते थे तो नई कक्षा की नई पढ़ाई कितनी कठिन होती है, तो इसकी वजह से पुराने मास्टरों का हमें डर भी लगता था, हम कांपने लगते थे जब नई कक्षा में जाते थे, है ना। लेकिन आजकल वैसी शिक्षा पद्धति है क्या? आजकल के बच्चे डरते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। वो तो बिल्कुल शिक्षक से उन्हें जो प्रश्न पूछना है वो पूछते हैं, है कि नहीं। यानी इसका मतलब ऐसा नहीं कि तुम बच्चों को शिक्षक को परेशान करते हो, बल्कि तुम तुम्हारे ज्ञान का भंडार क्या हो करते हो, खोलते हो। परंतु पुराने बच्चे ऐसे नहीं थे, वो बड़े शर्मीले थे, है ना, और शिक्षकों से डरते थे, क्योंकि पुराने काल की जो शिक्षा की जो पद्धति थी
पनिशमेंट यानी अनुशासन की जो पद्धति वो बहुत ही कड़क थी। यानी बच्चों को दंडित करना ये अनुशासन का बिल्कुल खराब तरीका था उस वक्त, जिस वक्त लेखक स्कूल में पढ़ा करते थे। तो बेटा यहाँ पर ये जो पॉइंट्स आया है ना, जब अगली श्रेणी में दाखिल होते तो एक और तो कुछ बड़े सयाने होने के एहसास से उत्साहित भी होते, परंतु दूसरी ओर नई पुरानी कापियों किताबों से जाने कैसी बात आती कि उन्हें मास्टरों के डर से कांपने लगते जो पिछली श्रेणी में पढ़ा चुके होते। तो बेटा ये थर्ड का आंसर है। इसमें थर्ड का कुछ पॉइंट आया है और कुछ पॉइंट आगे भी है उसका। तो हम पहले कुछ जो पॉइंट आए वो पढ़ लेंगे। मैं आपको थर्ड क्वेश्चन दिखा देती हूँ। हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे कौन सा है। देखो थर्ड क्वेश्चन बेटा यहाँ पर कि नई श्रेणी में जाने और नई कापी और पुरानी किताबों से आती विशेष गंध से लेखक का बालमन क्यों उदास हो उठता था, है ना। यानी नई श्रेणी में जाने के बाद भी और किताबें अगर नहीं मिले फिर भी लेखक और उनके साथी का मन उदास क्यों हो जाता था। तो इसके कारण मालूम है, इसके दो कारण थे, है ना। तो हम अपने आंसर ऐसा का ऐसा ही लिख सकते हैं, अपने राय में भी लिख सकते हैं हम कि नई श्रेणी में जाते समय उत्साह होना चाहिए था, है ना। उत्साह होना चाहिए कि नहीं, यहाँ पर दिया है ना, उत्साहित होने चाहिए बच्चे, है ना। इसी प्रकार अगली कक्षा की किताबों को पाकर भी उमंग होनी चाहिए थी, परंतु लेखक उदास हो जाता था। उसके दो कारण थे। और पहला कारण कौन था कि लेखक को अगली कक्षा की पढ़ाई अधिक कठिन प्रतीत होती थी, और दूसरा कारण होता था कि उसे जो नए मास्टर है ना, जो नए मास्टरों की जो मारपीट का भय सताता था, वे पुराने छात्रों से बहुत ही अधिक अपेक्षा किया करते थे। अपेक्षा पूरी न होने पर वे छात्रों की चमड़ी उधेड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। तो ये दो पॉइंट है। पहला पॉइंट कौन सा है कि कक्षा की अगली कक्षा जो होती है उसकी पढ़ाई बहुत कठिन होती थी, और दूसरा कारण कौन सा था कि नए मास्टरों की मारपीट, क्योंकि मास्टर जी को क्या लगता था कि बच्चे अगर नई कक्षा में आए हैं, वो पास होकर आए हैं, तो वो हरपन मौला हो चुके हैं, यानी उन्हें सब विषय का ज्ञान है, ऐसा समझते थे बच्चे, ऐसा समझते थे मास्टर जी बच्चों को। अभी आगे चलते हैं हम 22 पेज नंबर पर। तब स्कूल में शुरू साल में 1-1.5 महीना पढ़ाई हुआ करती, फिर 1.5-2 महीने की छुट्टियां शुरू हो जाया करती। अब तक जो बात अच्छी तरह याद है वह छुट्टियों के पहले और आखिरी दिनों का फर्क था। बोले उस वक्त की बात है जब मैं स्कूल में पढ़ता था ना, तो ऐसे तुम्हारे जैसी 25 दिनों की छुट्टियां नहीं मिलती थी। बोले हमको शुरुआत में, साल की शुरुआत में 1-1.5 महीना की छुट्टी मिल जाती थी, और फिर 1.5-2 महीने की छुट्टियां शुरू हो जाया करती थी। और उस वक्त हमें बोले केवल छुट्टी नहीं, तो छुट्टियों में हमें असाइनमेंट यानी होमवर्क भी दिया जाता था। तो पहले 2-3 सप्ताह तो खूब खेल कूद हुआ करती थी। हर साल ही माँ के साथ ननिहाल चले जाते थे। तो पहले जब छुट्टियाँ लगती थी ना, तो पहले दो हफ्ते में तो हम बहुत खेलते थे, और फिर मम्मी के साथ ननिहाल यानी उसके मायके चले जाते थे। वहाँ नानी खूब दूध दही मक्खन खिलाती हुई बहुत प्यार करती थी, और सभी की करती है ना, तुम्हारे मामा भी करते हैं ना तुम्हारा लाड़ प्यार दुलार। तो बोले लेखक कहते हैं कि हम गरीब थे, पर नानी के यहाँ जब जाते थे तो नानी बहुत लाड़ करती थी और हमें दूध दही मक्खन खिलाया करती थी। छोटा सा पिछड़ा गांव था, परंतु तालाब हमारी मंडी के तालाब जितना ही बड़ा था। तो बोले मेरी नानी का गांव भी छोटा सा था, परंतु वहाँ का जो जलतरण था ना, तो वो जलतरण भी कैसा था, तालाब कैसा था, हमारे बड़े पंजाब में जो जलतरण था ना वैसा ही था। बोले बड़ा सा। दोपहर तक तो उस तालाब में नहाते, फिर नानी से जो जी में आता मांगकर खाने लगते। बोले दोपहर तक तो हम तालाब में नहाते ही रहते थे, बोले इतना खेलते थे। बोले और फिर बाद में हम नानी जी के यहाँ खाना खाने चले जाते थे। नानी हमारे बोलने के ढंग या कम खाने के कारण बहुत खुश होती थी। बोले हमें खेलना ज़्यादा और खाना हमारा कम होता था, तो नानी को बहुत अच्छा लगता था कि भाई ये बच्चे शहर के बच्चे हैं और कितना कम खाते हैं। अपने पोतों को हमारी तरफ बोलने और खाने पीने को कहती थी। और इस प्रकार से हमारी जो नानी थी ना, बोले तो हमारे मामा के बच्चों को कहती थी कि देख भैया कितनी अच्छी तरह से खेलता है, कितना छोटा छोटा और थोड़ा थोड़ा सा खाता है। बोले देख तुम भी ऐसा ही भैया के जैसा किया करो। जिस साल ननिहाल न जा पाते, उस साल भी अपने घर से थोड़ा बाहर तालाब पर चले जाते थे।
तो कभी कभी बोले मम्मी मायके नहीं जाती थी, तो उस वक्त बोले हम हमारे ही पंजाब में रहते थे और वहाँ भी हम तालाब में तैरने के लिए चले जाते थे। कपड़े उतार पानी में कूद जाते और कुछ समय बाद भागते हुए एक रेतीले टीले पर जाकर रेत के ऊपर लेटने लगते। तो हमारा दिनक्रम कैसा था छुट्टियों का, कि मस्त सुबह उठना और फिर तालाब के किनारे पर जाना, वहाँ पर तालाब में छलांग लगाना, गीला शरीर होने के बाद फिर रेत के टीले पर सोना और फिर सारी रेत बदन को लग जाती थी और फिर वो रेत निकालने के लिए फिर से क्या करना, तालाब में छलांग लगाना। उसके साथ साथ रेत के टीले बनाना, यानी रेत में छोटे छोटे घर बनाना, है ना, और फिर उसके ऊपर लेट जाना, है ना। तो इस प्रकार से गीले शरीर को, पेज नंबर 23, गरम रेत से खूब लथपथ कर सभी उसी तरह भागते थे। और इस प्रकार से हम ऐसे कितने बार करते थे हमको ही मालूम नहीं, कि गीले रेत पर सोते थे और वही रेत लेकर हम छलांग लगाकर तालाब में डूबते थे और वो रेत सब धो डालते थे। अभी हम हमारा नेक्स्ट 23 पेज नंबर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।